अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज में आपको बताएं कि चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। अपने बयान में साबिक कप्तान ने कहा कि मफादात के टकराव के इल्जाम में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि लोग बगैर तहकीक के बातें करते हैं। मुझ पर सवाल उठे तो इस्तीफा देना बेहतर समझा। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंक्वायरी करे, मैं दस्तयाब हूँ। बगैर तहकीक के बातें करने वाले सबूत दें। PCB हेडक्वार्टर आने वाले इंजमामुल हक की ज़का अशरफ से मुलाकात न हो सकी। क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम की बदतरीन नाकामी पर खामोशी पुरवकार। मौका मिलते ही इंजमाम ने अख्तियार की राह फरार। प्लेयर्स एजेंट कमेटी से हासिल शुदा मुबैना मफादात पे दर पे लगे इल्जामात। खुद पर जब आई बात, चेयरमैन PCB से भी न हो सकी मुलाकात। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक का मीटर हुआ शार्ट। साबिक कप्तान ने PCB से राहें जुदा करते हुए चीफ सेलेक्टर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इंजमामुल हक ने एक बयान में कहा कि प्लेयर्स एजेंट कंपनी से किसी किस्म का ताल्लुक नहीं। इल्जामात लगाने पर बोर्ड से कहा है कि कोई शक है तो इंक्वायरी कर लें। फोन पर बताया गया कि 5 लोगों की कमेटी बनाई गई है, PCB तहकीकात करे। दस्तयाब हूँ, कमेटी इंक्वायरी कर ले, तब तक ओहदा छोड़ देता हूँ। बगैर शवाहिद के बातें करने वाले सबूत दें। इंजमामुल हक को रवां बरस 7 अगस्त को चीफ सेलेक्टर बनाया गया था। इससे कबल अगस्त 2016 से जुलाई 2019 तक भी कौमी सिलेक्शन कमेटी के सरबराह की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं। साबिक चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने अपने इस्तीफे के पीछे कारफरमा अवामिल भी बता दिए। एक बयान में कहा कि इल्जामात के बाद ये मुनासिब नहीं कि ओहदे से चिमटा रहूं। मुस्ताफ़ी होकर अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दिया है। अब बोर्ड की मर्जी है कि मामले को जिस तरह चाहे हैंडल करे। मैं आज बोर्ड में गया था तो मैंने उनसे कहा था कि मैंने कहा कि आप है ना इसको इंक्वायरी करनी चाहिए कि जी अगर आपको किसी चीज़ पे शक है। तो उन्होंने कहा कि जी मेरे पास सर फोन आया कि उन्होंने कहा कि जी हमने 5 लोगों की कमेटी बना दी है, ठीक है। मैंने कहा कि जी ठीक है कि 5 लोगों की कमेटी आपकी बन गई है। तो मैंने कहा कि जी उस टाइम तक मैं स्टेप डाउन हो जाता हूँ क्योंकि जी जब तक ये कमेटी अपनी ना सारी तहकीकात कर ले, सारी चीज़ मुकम्मल कर ले, तो इंशाल्लाह जैसे हम इससे क्लियर होते हैं सारी चीज़ें, तो उसके बाद मैं PCB के साथ बैठ जाऊँगा। देखो हम क्रिकेटर हैं तो पाकिस्तान के लिए सारे टाइम हाजिर है। ये मुझे ऐसा बेहतर लगा कि जी अगर मेरे पे किसी चीज की इंक्वायरी है, मेरी जॉब ऐसी है, तो मेरे ख्याल में मुझे स्टेप डाउन हो जाना चाहिए क्योंकि जी मेरी उस पर कुछ सवाल उठेगा। तो बेहतर ये है कि जी मैं एक साइड पे हो जाऊं। इंक्वायरी बोर्ड जो PCB ने करनी है वो उनका भी सही है, PCB अपनी इंक्वायरी करे। मैं उसके बाद है ना बिल्कुल दस्तयाब हूँ हर चीज के लिए, PCB के साथ बैठने के लिए तैयार हूँ इस चीज के लिए। और इनको इंक्वायरी बिल्कुल आराम से करने देनी चाहिए और जो भी फिर रिजल्ट आए तो उसको देखना चाहिए। क्रिकेट लेजेंड जहीर अब्बास ने सारे मामले में चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ को कसूरवार करार दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने प्लेयर्स एजेंट कंपनी से मुतालिक इंक्वायरी का मुतालबा भी कर दिया। साबिक चेयरमैन PCB खालिद महमूद ने इंजमामुल हक को प्लेयर्स पावर में इजाफे का मुर्तकिब करार दे दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह वर्ल्ड कप स्क्वाड के इंतखाब में मनमानी की गई उसका नतीजा यही निकलना था। अगर आपका चेयरमैन जो है वो एक आदमी पे इतना ज्यादा भरोसा कर ले, लास्ट मिनट पे ये सारी बातें हो, तो इस किस्म की चीजें जो है वो रूनुमा हो ही जाती है। इंक्वायरी कमेटी को सामने लेके आए जो कि इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से करे और ताकि आइंदा इस किस्म के इंकशाफात नहीं हो। इंजमामुल हक ने अपना पूरा वर्जन जो है वो प्लेयर्स के पलड़े में डालकर उनकी मराहत और उनकी मैच जिस तरह बढ़ाए हैं, वो अब पता चला है कि वो उसमें उनका जाती मुफाद भी शामिल था। टीम में जो चुनाव है वो भी मुतासर हुआ है। खतरनाक सी सूरत हाल है जो कुछ भी हुआ है। और मैं समझता हूँ कि न सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को बल्कि मुल्क को पूरे को इसका खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। टीम के इंतखाब से मुताल्लिक मीडिया में रिपोर्ट होने वाले मफादात के टकराव के हवाले से इल्जामात। PCB ने तहकीकात के लिए 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी अपनी रिपोर्ट और सिफारिशात PCB की इंतजामिया को जल्द पेश करेगी। कमेटी में कर्नल रिटायर्ड खालिद, कर्नल रिटायर्ड अख्तर, डायरेक्टर मीडिया आलिया रशीद शामिल हैं। इसके साथ कमेटी में एक लीगल और ऑडिट टीम का नुमाइंदा भी शामिल होगा। शायकीन क्रिकेट ने इंजमामुल हक के इस्तीफे पर गम गुस्से का इजहार किया है। बोल न्यूज़ के माइक पर अपने जज्बात किस तरह बयान किए आपको दिखाते हैं। इंजमामुल हक ने जो सिलेक्शन की थी वो सही नहीं थी क्योंकि
ओपनिंग में उसने अपना भांजा रखा इमामुल हक। सबको आप फारिग किया जाए। पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड क्रिकेटर मौजूद है। मेरी तो ये ख्वाहिश है कि पूरी मैनेजमेंट ही रिज़ाइन दे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये मेरिट के बुनियाद पे नहीं, लेकिन ये संगत 11 बन चुकी है अभी। बिल्कुल जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो चीफ सेलेक्टर वही थे, टीम उन्होंने सेलेक्ट की है। जो अच्छे प्लेयर्स हैं एक दो, उनको उन्होंने पीछे बिठा दिया है। जाहिर सी बात है वो जिम्मेदार हैं, इसी की जिम्मेदारी उठाएं, वो देखें हम क्या करते हैं। और अभी जो है ना, अभी सारा इमामुल हक और ये रिजवान, ये सारे हसन अली की वजह से, इन सारों की वजह से मैच हार गए हम। हमारा पाकिस्तान आज तक एक चीज़ में भी कामयाब नहीं हुआ। साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम वकार यूनिस ने बाबर आजम की पर्सनल व्हाट्सएप चैट लीक करने के मामले पर रद्द-ए-अमल दे दिया। समाजी राबते की वेबसाइट पर एक पैगाम में उन्होंने कहा कि ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, इस तरह के काम करने से आप लोगों को खुशी हासिल होगी। उनका मजीद कहना था कि इस वक्त बाबर आजम को बख्श दें, वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक असासा अब भी हैं। गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन PCB ने निजी TV शो में बाबर आजम की COO सलमान नसीर के साथ पर्सनल चैट दिखाई, जिसे लाइव शो के दौरान TV पर नशर भी किया गया। PCB टॉप मैनेजमेंट के बाबर आजम की फ़ोन कॉल अटेंड ना करने से मुतालिक अपने बयान पर साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ डट गए। उन्होंने कहा कि चेयरमैन PCB ने बाबर आजम की जो चैट लीक की है उसमें बोर्ड के COO सलमान नसीर के पैगाम और बाबर आजम के जवाब में सिर्फ 1 मिनट का फ़र्क है। इस तरह का फौरी जवाब शकूक व शबहात को जन्म देता है, क्योंकि आमतौर पर इस तरह बहुत कम होता है कि किसी पैगाम का अगले मिनट में ही जवाब मौसूल हो जाए। राशिद लतीफ़ के मुताबिक पैगामात के तबादले में सिर्फ 1 मिनट का फ़र्क दाल में कुछ काला होने की जानिब इशारा करता है। भारतीय क्रिकेट तज्जियाकार हर्षा भोगले की PCB से मुतालिक गुफ्तगू वायरल हो गई। हर्षा भोगले ने PCB में कुर्सी की जंग से मुतालिक तबसरा करके जिम्मेदारों को आईना दिखा दिया। उन्होंने कहा कि ज़का अशरफ की सारी कोशिश सिर्फ इस बात पर है कि किसी तरह नजम सेठी के दौर की हर चीज़ को गलत साबित किया जाए। 29 बरस बीत गए हैं, मुल्की शायकीन खेल को वो खुशी नहीं मिल सकी जो इस वक्त हासिल थी। 1994 में पाकिस्तान 4 खेलों का सुल्तान था। 1992 में पाकिस्तान ने क्रिकेट के आलमी चैंपियन का ताज सर पर सजाया। 1993 की अगर बात की जाए तो जहांगीर खान और जामशेद की जोड़ी ने वर्ल्ड स्क्वाश पर पाकिस्तान का तसल्लुत कायम किया। 1994 में ग्रीन शर्ट्स हॉकी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेकर वतन वापस लौटे। मोहम्मद यूसुफ ने स्नूकर में आलमी एजाज जीतकर दुनियाई खेल में सबसे लाली परचम बुलंद किया। खेल के 4 बड़े मैदान, चारों में पाकिस्तानी हुक्मरान। 90 की दहाई के 3 साल यादगार और बेमिसाल। 1992 में पाकिस्तान क्रिकेट की आलमी जंग के लिए मैदान में उतरा। मायूसियों से शुरू होने वाला सफर कामयाबी पर इख्तिताम पजीर हुआ। 1993 में जहांगीर खान और जामशेद खान ने पाकिस्तान को स्क्वाश का आलमी चैंपियन बनाया। 1994 में क्यूसेट मोहम्मद यूसुफ वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाकर वतन वापस लौटे। 1994 में ही हॉकी टीम शहबाज सीनियर की क़ियादत में मैदान में उतरी और आलमी हॉकी के सुल्तान बने। फिर क्या हुआ? शाहीन किसी खेल में पलट कर झपटे और न झपट कर पलटने की जुर्रत दिखा सके। क्रिकेट का मैदान हो या स्नूकर की टेबल, हॉकी का ग्राउंड हो या स्क्वाश का कोर्ट, पाकिस्तान सब जगह सिर्फ आउट। क्यों? वजह कौन बताएगा? कामयाबी के सफर पर दोबारा से कौन लाएगा? और अब ये खबर है कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी की डेडलाइन में 1 रोज बाकी रह गया है। वापस ना जाने वालों के खिलाफ 1 नवंबर से कार्रवाई का प्लान भी तैयार कर लिया गया है। बड़े पैमाने पर मैपिंग, जियो फेंसिंग के जरिए मशकूक अफराद की निशानदही भी कर ली गई है। वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी का कहना था कि 1 नवंबर के बाद गैर मुल्कियों को पनाह देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मुर्तजा सोलंगी बोले कि वफाकी काबीना ने गैर मुल्कियों के इनखला की मंजूरी दे दी है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के पास सिर्फ एक दिन 31 अक्टूबर के बाद होगा बड़ा एक्शन। सिक्योरिटी फोर्सेस कार्रवाइयों के लिए मुस्तैद। बड़े पैमाने पर मैपिंग, जियो फेंसिंग के जरिए मशकूक अफराद की निशानदही कर ली गई। तमाम मनकूला और गैर मनकूला जायदादें भी जब्त होंगी। जाली दस्तावेजात रखने वालों और उनको पनाह देने वालों से भी आहनी हाथों से निपटा जाएगा। निगरान वफाकी काबीना ने तमाम गैर मुल्कियों के इनखला के मंसूबे की मंजूरी दे दी। काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी का कहना था 1 नवंबर के बाद गैर मुल्कियों को पनाह देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आज भी मौका है कि वो अपनी स्टेट अथॉरिटीज के सामने बताएं कि ये मेरा किराएदार है, ये इसको मैंने इतने अरसे के लिए किराए पे दिया था और ये इसको आप रिपैट्रिएट करना चाहते हैं तो ये उसके कवायद है। अदरवाइज
ज़ाहिर है वो फिर सफ़र करेगा आफ्टर 1 नवंबर। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना था गैर कानूनी मुकीम अफराद को गिरफ्तार करेंगे और उनको उनके ममालिक डिपोर्ट करेंगे। वज़ीर आज़म ने मज़ीद हिदायत की कि इस रिपैट्रिएशन ऑर्डर के तहत जिन लोगों को अपने अपने वतन वापस भेजा जा रहा है उनका डेटाबेस तैयार किया जाए और इस तमाम अमल की निगरानी के लिए एक खुसूसी निज़ाम वज़ा किया जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने गैर मुल्कियों के इनखला को अवामी क़वानीन के मुताबिक करार देते हुए कहा, इनखला के मनसूबे के इतलाक़ में किसी भी मुल्क या शहरियत को मलहूज़ खातिर नहीं रखा जाएगा। दूसरी जानिब तुरखम और चमन बॉर्डर से अगवान बाशिंदों की वापसी में तेज़ी आ गई। मज़ीद 6,382 अफराद वापस चले गए। अब तक 92,928 गैर कानूनी मुकीम अफराद वापस जा चुके हैं। और अब आपको बताएं कि इसराइल को टैंक्स के जरिए गजा में ज़मीनी कार्रवाई में पेशरफ्त में नाकामी हुई। हमास का कहना है कि गाज़िब फ़ौज के हमले को पसपा कर दिया गया। सलाहुद्दीन रोड से टैंक और एक बुलडोज़र वापस भेजने पर मजबूर हो गए। अल-क़िसाम ब्रिगेड ने यरूशलेम तक रॉकेट बरसा दिए। गजा के कई इलाकों में हमास की जानिब से जवाबी कार्रवाइयाँ भी की गई हैं। और फ़लस्तीन सिचुएशन के हवाले से आपको आगाह करें तो इसराइल को टैंक्स के जरिए गजा में ज़मीनी कार्रवाई में पेशरफ्त में नाकामी हुई है। इसराइल की गजा में ज़मीनी पेशकदमी नाकामी से 2-4। गजा के मरकजी शहर पर 2 अतराफ से इसराइली हमला पसपा। शुमाली और मरकजी गजा के नवाही इलाकों में इसराइली फौजी टैंक और फौजी दस्ते दंदनाते फिर रहे हैं। इसराइल ने दावा किया है कि उसने अस्करियत पसंदों के 600 मकामात को निशाना बनाया है, जबकि अल-क़स्साम ब्रिगेड ने यरूशलेम तक रॉकेट बरसाए हैं। गजा के उन इलाकों में हमास की जानिब से जवाबी कार्रवाइयाँ की गई हैं। उधर इसराइली पुलिस आम फलस्तीनियों के घरों पर छापे मार रही। गजा में हमास हुकूमत के अहदेदार सलामा मारूफ ने बताया कि इजरायली टैंक गजा शहर के नवाह से पसपा हो गए हैं। इसराइल की जानिब से रिहायशी इलाकों में कोई जमीनी पेशरफ्त नहीं हो सकी। सलाहुद्दीन स्ट्रीट में गाज़िब फौज के चंद टैंक और एक बुलडोजर पहुंचा था, जिनकी जानिब से शहरियों को निशाना बनाया गया। सलाहुद्दीन रोड पर गाज़िब फौज की कोई गाड़ी मौजूद नहीं, जबकि शहरी नकलो हरकत मामूल पर आ चुकी है। इसराइल की जानिब से हालिया दिनों में गजा शहर में मौजूद 11 लाख रिहायशियों को जुनूब मुंतकिल होने की धमकी दी गई है। और अभी आपको अपडेट करते हैं वर्ल्ड कप के जारी तीसरे मैच के सिचुएशन के हवाले से, जिसमें अफगानिस्तान ने एक जबरदस्त मुकाबले के बाद श्रीलंका को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी है। अफगानिस्तान ने इवेंट में तीसरी कामयाबी हासिल कर ली है। श्रीलंका और अफगानिस्तान आज मध्य मुकाबले थे। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 241 रन बनाए थे। 242 रन का टारगेट दिया गया अफगानिस्तान की टीम को, जिसे अफगान बल्लेबाजों ने बआसानी हासिल कर लिया है। आज अफगानिस्तान की जानिब से ओपनर्स कोई ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। गुरबाज जो कि बहुत ही शानदार बल्लेबाज हैं अफगानिस्तान के, वो 0 पर आउट हुए। इब्राहिम जादरान ने 39 रन बनाए। रहमत शाह ने 62 रन की एक जबरदस्त इनिंग खेली है, जिसके बाद मैच को सहारा दिया हशमतुल्लाह और अजमतुल्लाह ने। हशमतुल्लाह ने 58 और अजमतुल्लाह ने 72 रन की शानदार इनिंग खेली, जिसके बाद अफगानिस्तान ने तीसरी फतह हासिल कर ली है इवेंट में। एक बार फिर बात करेंगे गजा सिचुएशन की। गजा में 8,306 फ़लस्तीनी इजरायली बेरहमाना फ़ज़ाई हमलों का निशाना बन चुके हैं। महज़िब दुनिया देखती रही। शुहदा में कम सिन बच्चों की तादाद 3457 की है, जो कुल हलाकतों का 40% है। 2136 ख़वातीन, माएँ, बहनें और बीवियाँ इजरायली सफ़ाकी का निशाना बन चुकी हैं। 1000 से ज़ायद बच्चे अब तक लापता हैं। इजरायली बर्बरियत, बमबारी से मासूम फ़लस्तीनी बच्चे और नौमौलूदों की लाशें और उनकी फुटेज ने दुनिया भर के ममालिक की आवाम में बेचैनी और इसराइल से नफरत पैदा कर दी है। गजा में इंसानी जानी नुकसान 8,306 से बढ़ चुका है। महज़िब दुनिया के लिए इतना जानना काफ़ी होगा कि शोहदा में कमसिन बच्चों की तादाद 3,457 है, जो कुल हलाकतों का 40% है। 2,136 ख़वातीन, माएँ, बहनें और बीवियाँ इजरायली सफ़ाकी का निशाना बन गई। 1000 से जायद बच्चे लापता हैं, जो यकीनन तबाह होने वाली इमारत के मलबों में दबे होंगे। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक नाजायज रियासत इजरायली फिजाइया की बेरहमाना और बिला इम्तियाज मिसाइल हमलों में 21,000 से जायद फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। मैसूर गजा का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। 25 अस्पताल बंद होने पर मजबूर हो चुके हैं। 25 एम्बुलेंसेस को निशाना बनाकर तबाह किया जा चुका है। ऐसी ही सफाकियत का मुजाहरा इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे पर भी किया है, जहाँ 7 अक्टूबर
अक्टूबर से अब तक 119 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। हमास के हमलों के बाद से हलाक होने वाले इजरायलियों की तादाद 1400 से जायद है, जबकि उसके 228 शहरी हमास के पास यरगमाल हैं। इसराइली फौज के टैंक से आम शहरी की गाड़ी को निशाना बनाने की वीडियो सामने आ गई है। फलस्तीनी सहाफी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इसराइली टैंक की जानिब से शहरी की गाड़ी को निशाना बनाने की एक वीडियो शेयर की है। यूरोपीय सहाफ़ी खातून ने इजराइल और गजा में इस सरहदी मकाम की निशानदही की है जहां इजराइल फ़लस्तीनियों का हक मारकर उनकी सरजमीन से कीमती फॉसल फ्यूल निकालकर यूरोप को फ़रोख्त कर रहा है। सहाफ़ी खातून ने सवाल उठाया कि क्या यूरोप को ये चोरी का माल खरीदना चाहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स के लिए मकामी गैस के निर्खों में इजाफा किया जाएगा। ईसीसी इजलास में गैस की कीमतों से मुतालिक गौर किया गया। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की सदारत में ईसीसी का ये इजलास हुआ। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने कैप्टो पावर प्रोड्यूसर्स के लिए मकामी गैस के निर्खों में इजाफे का इंदिया दे दिया। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की जेर सदारत ईसीसी का इजलास। गैस की कीमतों में इजाफे का फैसला ना हो सका। काबीना ने गैस की कीमतों में इजाफे से मुतालिक मजीद गौर की हिदायत कर दी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी गैस कीमतों से मुतालिक मंगल को दोबारा गौर करेगी। कैप्टो पावर प्रोड्यूसर्स के लिए गैस निर्खों में इजाफे की समरी दोबारा तैयार। ईसीसी पहले ही गैस की कीमतों में 193% तक इजाफे की मंजूरी दे चुकी है। वफाकी हुकूमत 1 नवंबर से गैस की कीमतों में इजाफे का इत्तला करेगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू माह अक्टूबर का टैक्स हदफ हासिल करने के लिए पुरुम्मीद है। टैक्स वसूली और रिटर्न फाइल करने के लिए कल आखिरी दिन है। अक्टूबर 2023 के लिए एफबीआर का 705 अरब टैक्स वसूली का हदफ है। 31 अक्टूबर टैक्स वसूली और रिटर्न फाइल करने का आखिरी दिन। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू माह अक्टूबर का टैक्स हदफ हासिल करने के लिए पुरउम्मीद। ज़राए एफबीआर के मुताबिक अक्टूबर 2023 के लिए 705 अरब टैक्स वसूली का हदफ है। तर्जुमान का कहना है कि एफबीआर टैक्स कलेक्शन के अदाद शुमार इकट्ठा करने में लगा है। पहली तिमाही में 2041 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया। तर्जुमान का कहना है कि हदफ से आगे जाने की कोशिश की जाएगी। कौमी एयरलाइन PIA में ईंधन का बहरान है। आज भी 53 परवाजें मनसूख कर दी गईं। 13 रोज से गिलगित और स्कर्दू की 6 परवाजें समेत मुल्की बैनुल-अक़वामी 650 परवाजें मनसूख कर दी गई। दूसरी जानिब तर्जुमान PIA सब अच्छा है कि राग अलापते हुए दिखाई दे रहे हैं। 24 घंटों में 53 परवाजें मनसूख कर दी गईं। परवाज़ों की मनसूखी के बाइस मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। गुज़िश्ता 13 रोज से गिलगित और स्कर्दू की और कराची से इस्लामाबाद की 6 परवाज़ों समेत शारजा, दम्माम, दुबई, मस्कत, अबू धाबी, मदीना और कुवैत समेत मुतादिद मुल्कों की फ़्लाइट शामिल हैं। दूसरी जानिब तर्जुमान PIA सब अच्छा है का राग अलाप रहे हैं। कहा PIA का फ़्लाइट ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाली की तरफ गामज़न है। PIA ने आज 45 परवाज़ों को शेड्यूल किया है और अंदरूने मुल्क ऑपरेशन भी बहाल होना शुरू हो गया है। PIA की आज मुल्की और गैर मुल्की 53 परवाज़ों की मनसूखी के बाद 13 दिन में मनसूख परवाज़ों की तादाद 650 हो गई है। बोल न्यूज़ की खबर पर रेंजर्स और वाटर कारपोरेशन की कार्रवाई। रेंजर्स हुकाम ने 3 मकामात पर ऑपरेशन किया। 3 मकामात पर ऑपरेशन करके लाखों गैलन पानी चोरी करने वाले गिरफ्तार कर लिए गए। पानी चोरी नहीं चलेगी, बोल कराची की आवाज बन गया। बोल न्यूज की खबर पर रेंजर्स और वाटर कॉर्पोरेशन की कार्रवाई। रेंजर्स हुकाम ने 3 मकामात पर ऑपरेशन किया। लाखों गैलन पानी चोरी करने वाले गिरफ्तार कर लिए गए। वाटर कॉर्पोरेशन हुकाम के मुताबिक सुखन थाने की हुदूद में 54 इंच पानी की लाइन से रोजाना लाखों गैलन पानी चोरी किया जा रहा था। 4 इंच के 6 पाइपों से पानी की चोरी की जा रही थी। पानी की चोरी नजदीक कायम RO प्लांट के लिए की जा रही थी। हुकाम का कहना था कि शहर भर में पानी चोरों के खिलाफ बिला तफरीक मजीद कार्रवाइयां रोजाना की बुनियाद पर की जाएंगी। भारतीय और अफगान साइबर जंगजू सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ मुतहरिक। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जाली अकाउंट्स की भरमार कर दी। मुख्तलिफ गैर मुल्की सफ़ीरों और ओहदेदारों के नाम से जाली अकाउंट्स बना दिए। जाली मैसेजेस के जरिए पाकिस्तान आलमी बरादरी बिलखसूस चीन, ईरान और अक़वाम मुत्तहिदा से ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान के गहरे दोस्त और पाकिस्तान में साबिक चीनी सफ़ीर याओ जिंग के नाम से भी जाली अकाउंट एक्टिव कर दिया गया है। जाली अकाउंट से पाकिस्तान के अफगान मुहाजिरीन से सलूक पर तनकीद की गई।
शहर कायद में रवां साल होने वाले 954 पुलिस मुकाबले भी शहरियों को स्ट्रीट क्रिमिनल से न बचा सके। कातिल डाकुओं ने रवां साल के 10 माह में 113 शहरियों को अवधी नींद सुला दिया। इनमें से 90 शहरी डकैती मज़ामत पर कत्ल हुए। जख्मी शहरियों की तादाद 550 है, जिनमें से 400 अफराद सिर्फ डकैती मज़ामत पर जख्मी हुए। दूसरी जानिब पुलिस भी डाकुओं के खिलाफ मुतहरिक नजर आई। 10 माह के दौरान पुलिस मुकाबलों में 150 डाकुओं को अंजाम तक पहुंचाया गया। 1119 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार भी किए गए। मजीद तफसीलात महविश निसार से। शहर कायद में रवां साल होने वाले 954 पुलिस मुकाबले भी शहरियों को स्ट्रीट क्रिमिनल से नहीं बचा सके। कातिल डाकुओं ने रवां साल के 10 माह में 113 शहरियों को अबदी नींद सुला दिया। इनमें से 90 शहरी डकैती मज़ाहमत पर कत्ल हुए। जख्मी शहरियों की तादाद 550 है, जिनमें से 400 अफराद सिर्फ डकैती मज़ाहमत पर जख्मी हुए। दूसरी जानिब पुलिस डाकुओं के खिलाफ मुतहरिक दिखाई देती। 10 माह के दौरान पुलिस मुकाबलों में 150 डाकू अपने अंजाम को पहुंचे। 1119 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए, जबकि 6200 मुल्जिमान को रंगे हाथों धर लिया गया। 10 माह के दौरान कराची के मुख्तलिफ थानों में शहरियों ने 68,000 से जायद जुराइम की वारदातें रिपोर्ट की। खबर यह है कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला की मोहलत खत्म होते ही गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ ऑपरेशन होगा। मुल्क भर में पुलिस और इंतजामिया ने इस हवाले से प्लान तैयार कर लिया है। इस प्लान से मुतालिक मजीद तफसीलात देते हैं एहतशाम अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। बताइएगा एहतशाम। जी, गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला का मामला है। मोहलत खत्म होते ही गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला कर लिया गया है। पुलिस और इंतजामिया ने इस हवाले से प्लान तैयार कर लिया है। हाजी कैंप में होल्डिंग सेंटर कायम कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक खुद के रोज गैर कानूनी मुकीम अफराद को बॉर्डर तक पहुंचाया जाएगा। अडयाला जेल में कैद गैर कानूनी बशिंदों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार 511 गैर कानूनी रिहाइश पजीर गैर मुल्की अडयाला जेल में कैद हैं। उनको जो उनमें शुक्रिया आपका एहतशाम। मारूफ मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील के साहबजादे आसिम जमील को आहू और सिस्कियों के साथ मियां चन्नू में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सियासतदानों समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बेटा बहुत नेक था, हम अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हैं, पता है ज़िंदगी का धागा एक दिन टूटेगा। शुरका से मौलाना तारिक जमील का रिक्कत अंगेज़ खिताब। मारूफ मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील के साहबजादे आसिम जमील की नमाज जनाजा मियां चिन्नू में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासतदानों समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जनाजे में शिरकत करने वालों से मौलाना तारिक जमील का रिक्कत अंगेज खिताब। कहना था, जवान बेटे का सदमा बहुत बड़ा सदमा है, बेटा बहुत नेक था, हम अल्लाह की रजा पर राजी हैं, जानते हैं जिंदगी का धागा एक दिन टूटेगा। मौलाना तारिक जमील के खिताब पर हर आंख अश्कबार थी। आसिम जमील को आहू सिस्कियों के दौरान लहद के हवाले कर दिया गया। मौलाना तारिक जमील ने नमाज जनाजा में शिरकत पर आवाम का शुक्रिया अदा किया। आसिम जमील का इतवार के रोज अपने घर में गोली लगने से इंतकाल हो गया था। मौसम के बदलते तेवर और रंग, मौसम में खुनकी बढ़ने लगी है। लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं, बादलों ने पहाड़ों को लपेट ले लिया है। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ चुकी है। कश्मीर में पहाड़ों पर सफ़ेदी छा गई। कराची की अगर बात की जाए तो यहाँ पर रात में खुनकी के डेरे हैं और महकमा मौसमियात के मुताबिक बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और शिमाली अजला में सर्द रहने की पेशगोई की गई है। मैदानी इलाके हों या शुमाली अजला, हर तरफ सर्दियों की एंट्री। लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए। खुनकी और ठंड ने सूरज की तपिश की छुट्टी कर दी। बला इलाकों में सूरज की बैटरी डाउन, बादलों ने पहाड़ों को लपेट में ले लिया। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और वादी कश्मीर में पहाड़ों पर सफेदी छा गई। दीर, चित्राल, कोहिस्तान, सवात, मानसेरा और एबटाबाद में चंद मकामात पर हल्की बारिश के इम्कानात बदस्तूर बरकरार हैं। लाहौर में स्मोग ने एंट्री दे दी। शहर धुंधला सा गया। लाहौर फिजाई आलूदगी की फहरिस्त में दुनिया भर में पहले नंबर पर रहा। कराची का मौसम भी गर्म और मरतूब रहा, लेकिन रात गए खुनकी ने शहर भर में खूब दस्तक दी। महकमा मौसमियात का कहना है कि हैदराबाद, मीरपुर खास, मिठी और शहीद बेनजीराबाद समेत सिंध के दीगर इलाकों में गर्मी की शिद्दत आइंदा चंद रोज तक बरकरार रहने का इम्कान है, जबकि बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और शुमाली अजला में सर्द रहने की पेशगोई की गई है।
आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि इंडिया में जारी वर्ल्ड कप के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर ने पाकिस्तान बांग्लादेश मैच का प्रोमो जारी कर दिया है। वीडियो में पाकिस्तान की जानिब से कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी को नुमाया अंदाज में पेश किया गया है, जबकि बांग्लादेश के कप्तान शकीब उल हसन अपने स्टार खिलाड़ियों के हमरा जलवागर हैं। कोलकाता में बांग्लादेश के खिलाफ अहम मार्का। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने ईडन गार्डन्स में भरपूर प्रैक्टिस की। सर पर चोट लगने की वजह से शादाब खान नेट सेशन में हिस्सा नहीं ले सके। बंगाल टाइगर्स के खिलाफ मैच के लिए उसामा मीर और फखर जमान की टीम में शमूलियत मुतवक्की है। विनिंग ट्रैक पर वापसी का मिशन। मेगा इवेंट के लीग स्टेज के अपने बाकी तीनों मैचेस में फतह का टास्क। नॉन परफॉर्मर्स की जगह बेहतर खिलाड़ियों की प्लेइंग 11 में शमूलियत। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट के लिए करने को बहुत कुछ। कोलकाता में नेट सेशन हुआ तो प्लेयर्स की फॉर्म और फिटनेस का बगौर जायजा लिया गया। बंगाल टाइगर्स के खिलाफ मैच में पाकिस्तान टीम में 2 से 3 तब्दीलियां मुतवक्का हैं। ग्रीन शर्ट्स का फाइनल 4 का रूट सिर्फ उनकी जीत से मशरूत नहीं। बुध को होने वाला न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका का मैच बुनियादी अहमियत इख्तियार कर गया। मुकाबले में कीवीज की शिकस्त पाकिस्तान टीम की सेमीफाइनल तक रसाई की उम्मीदों में जान डाल देगी। ब्लैक कैप्स के मैच जीतने पर पाकिस्तानी मुहिम को शदीद झटका लगेगा। न्यूजीलैंड के 6 मैचेस से 8 पॉइंट्स हैं। अपने 6 मुकाबलों में से 2 मैचेस जीतने वाले ग्रीन शर्ट्स के सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं। पाकिस्तान को बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड से 2-2 हाथ करना है। न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका, पाकिस्तान और श्रीलंका से पंजा आजमाई करना है। और खबर देंगे आपको कराची से, जहां मलीर सऊदाबाद पुलिस के हाथों 4 मुल्ज़मान की हलाकत हुई है। नादरा से मुल्ज़मान का मुकम्मल रिकॉर्ड भी सामने आ गया है। हलाक मुल्ज़मान में 3 मुल्ज़मान का ताल्लुक अफगानिस्तान से है, जबकि 1 का ताल्लुक कराची से बताया जा रहा है। कराची का इलाका मलीर सऊदाबाद, जहां पुलिस के हाथों 4 मुल्ज़मान हलाक हुए हैं। पुलिस के मुताबिक मुबैना मुकाबले में 4 मुल्ज़मान को हलाक किया गया है और हलाकत के बाद 4 मुल्ज़मान का रिकॉर्ड नादरा की मदद से सामने लाया गया है। हलाक मुल्ज़मान में 3 मुल्ज़मान का ताल्लुक अफगानिस्तान से है, जबकि 1 शख्स का ताल्लुक कराची से बताया जा रहा है और इस तमाम तर मामले के हवाले से मजीद इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला भी जारी है। कराची का इलाका मलीर सऊदाबाद, जहां पुलिस और मुल्ज़मान के दरमियान फायरिंग के तबादले में 4 मुल्ज़मान को हलाक किया गया है पुलिस की जानिब से। नादरा से मुल्ज़मान का मुकम्मल रिकॉर्ड सामने आ चुका है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सालिक शाह से मजीद जानेंगे। सालिक, बताएगा क्या कहना है पुलिस हुक्काम का? गुज़श्ता रोज सऊदाबाद के इलाके में पुलिस के मुकाबले में मारे जाने वाले 4 मुल्ज़मान की शनाख्त हो चुकी है। इस वाले से पुलिस हुक्काम का ये कहना है कि 4 जो मुल्ज़मान मारे गए थे उनमें 3 मुल्ज़मान का ताल्लुक जो है अफगानिस्तान से, जबकि 1 मुल्ज़मान का ताल्लुक कराची से बताया गया। पुलिस हुक्काम को ये भी कहना है कि हमारे जो मुल्ज़मान है उनमें से जो 3 जो मुल्ज़मान थे उनमें से 2 का जो साथीगार जो एड्रेस है अफगानिस्तान के जो कूची और इसके अलावा जो कंदूज के जो इलाके हैं वहाँ का एड्रेस दर्ज है, जबकि 1 मुल्ज़म को जो ताल्लुक था। ठीक है सालिक, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। और सर्द मौसम की इब्तिदा। सखर में रात के वक्त बारबेक्यू कॉर्नर पर रश है। लोग चटपटे कबाब और तिक्कों का लुत्फ उठा रहे हैं। ब्यूरो हेड सखर शाहिद रिपोर्ट करेंगे। जब मौसम हल्का सर्द हो और कुछ खाने का जी चाहे, ऐसे में बारबेक्यू आइटम मिल जाए तो क्या ही बात है। सखर में तिक्के, कबाब, मलाई बोटी के लिए बारबेक्यू शॉप्स पर रश। खरीदार सर्द मौसम में बारबेक्यू का लुत्फ उठाते नजर आते हैं। कुछ तो तिक्के, बिहारी बोटी, गोला कबाब, पराठे वगैरह घरों को ले जाते हैं। कहते हैं मौसम जो बड़ा प्यारा है। दोस्तों के साथ आए इधर माशाल्लाह एंजॉय करने, लेकिन VIP इधर का खाना होता है और खैरपुर से आए हम लोग। बारबेक्यू लेने आए हैं, तिक्के, बिहारी बोटी, गोला कबाब, पराठे वगैरह एंजॉयमेंट कर रहे हैं। मौसम बड़ा प्यारा है, खुशगवार है। कहते हैं घर वालों ने फरमाइश की थी कि चटपटा स्पाइसी खाना लेकर आओ, वो लेने आए हैं। बस घर वालों ने जो है फरमाइश की थी कि जो है खाना लेकर आओ चटपटा स्पाइसी, वो लेने आए अभी। मौसम में खुनकी हो, हल्की सर्दी हो, ऐसे में तिक्का बोटी, गोला कबाब, रेशमी कबाब लोगों को बहुत पसंद आते हैं। कैमरामैन बिलावल भट्टी के साथ शाहिद अली, बोल न्यूज़, सखर। सिंध की तारीख उजागर करने के लिए ठट्ठा में अजायब घर कायम हो गया। नवादरात और तारीखी अशिया से भरपूर म्यूजियम सिंध सकाफत का गुलदस्ता करार दिया जा रहा है। देखते हैं नज़ाकत शाह की रिपोर्ट। हर मूरत में सिंध सकाफत की सूरत, शानदार माजी को यादगार बनाती तस्वीर, वादी मेहरान की भूली बसरी यादों को ताज़ा कर रहा है ठट्ठा म्यूजियम। सिंध की देही जिंदगी, फने काशीगरी और मुख्तलिफ पेशों को इंतहाई खूबसूरत तरीकों से पेश किया गया है। न सिर्फ सिंध बल्कि मुल्क भर के शहरी एक बार ठट्ठा म्यूजियम जरूर आए। अब यह कि बहुत खूबसूरत चीज़ है, तारीखी चीज़ है और ठट्ठा के हवाले से बहुत बेहतरीन चीज़ है। मैं समझता हूँ कि न सिर्फ ठट्ठा के लोगों को बल्कि सिंध भर के लोगों को यहाँ पर आना चाहिए और उस म्यूज़ियम का विज़िट करना चाहिए और इस जो तारीखी चीज़ें यहाँ पर सिंध की पड़ी हैं उनको देखना चाहिए। म्यूज़ियम आने वाले कहते हैं इस म्यूज़ियम में सिंध की तारीख को सुमो दिया गया है। तारीखी म्यूज़ियम है,
जिसमें सिंध हुकूमत ने पूरी तारीख जो कूजे में समंदर कहते हैं ना वो बना दिया है कि हर सखावत की हर चीज़ दिखाई है। इसमें मल्ला बरादरी को भी दिखाया है, दूसरी बरादरियाँ जो सिंध में रहती हैं वो अपना कामकाज करती हैं, उनका कल्चर क्या है वो सब चीज़ें आ गई। यहाँ तक कि जो पुराने दौर के सैकड़ों साल पुराने सिक्के हैं, उस दौर के लोग हैं, उस दौर के दरवाजे हैं, पत्थर हैं, वो भी यहाँ रखे गए हैं। सिंध हुकूमत के तहत ये अजायब घर हाल ही में तामीर हुआ। सकाफती रंगों से मालामाल म्यूजियम अब आने वालों का मुंतजिर है। नज़ाकत शाह, बोल न्यूज, ठट्टा। हाथ का कमाल पायदारी में बेमिसाल और खूबसूरती में लाजवाब। लिए चलते हैं आपको जामपुर, जहां महारत ने जदीद मशीनों को मात दे दी है। हाथ से बने खुद से ऐसे शानदार के देखने वाले देखता रह जाए। देखते हैं इस हवाले से अहमद नवाज की रिपोर्ट। बेरंग चमड़े पर मेहनत का रंग चढ़ाना, औजारों से ज़रब लगाना और शाहकार तैयार। उनके कारीगर साल साल से ये काम अंजाम दे रहे हैं। रंगों की जल तरंग से भरपूर खुद से उस महारत का मुंह बोलता सबूत है जो मशीन की मोहताज नहीं। आम खुस्से के मुकाबले में ज्यादा पायदार, पैरों के लिए आरामदेह और जेब पर भी भारी नहीं। यही वजह है कि दूर दराज से लोग जामपुर आते हैं और हाथ से बने खुस्से ले जाते हैं। जामपुर का रिवायती खुस्सा मर्दों और खवातीन में यकसा मकबूल है। यही वजह है कि शादी और खुशी के मौके खुस्से के बगैर अधूरे तस्वुर किए जाते हैं। और जनाब, मुस्तकबिल की जदीद गाड़ियाँ कैसी होंगी? जापान में मुनफरिद गाड़ियों की दिलचस्प नुमाइश हुई। फ्लाइंग कार, जदीद जीप और स्पोर्ट्स कार्स नुमाइश का हिस्सा रही। मुस्तकबिल की जदीद गाड़ियाँ कैसी होंगी? जापान ने बता दिया। मुनफरिद गाड़ियों की दिलचस्प नुमाइश का इनेकाद किया गया। फ्लाई कार, जदीद जीप और स्पोर्ट्स कार नुमाइश का हिस्सा रही। नुमाइश में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, जहां मुख्तलिफ ब्रांड्स की जदीद गाड़ियाँ शायकीन की तवज्जो का मरकज रही। तैयारा साज कंपनी जोबी एविएशन की उड़ान कार 2023 में नुमाइश के लिए रखी गई। इस मरतबा इस शो का नाम जापान मोबिलिटी शो 2023 रखा गया है। इससे कबल इस शो का नाम टोक्यो ऑटो शो रखा गया था। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।